गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा आज का टॉपिक जो है वो है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म एक बेसिक रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनिक के हर चैप्टर की, चाहे आप हेलो एल्केन्स कर लो, चाहे आप नॉर्मल एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्कोहल, फिनोल, एल्डिहाइड, कीटोन। जब कभी भी हम कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उसमें जब भी उसकी प्रॉपर्टीज करनी स्टार्ट करोगे आप, वहां पे एक टॉपिक आएगा आइसोमरिज्म। ठीक है ना, मतलब आपको आइसोमर्स के बारे में नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर चैप्टर की बेसिक रिक्वायरमेंट है आइसोमर्स। क्योंकि आइसोमर्स हर ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी है। होता क्या है आइसोमर क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होती हैं। हुआ क्या कि जब साइंस को जरूरत इसकी क्यों पड़ी, क्वेश्चन ये है। इसकी जरूरत पड़ने का कारण था, जैसे एक एल्केन है, आपकी नजरों में एल्केन C2H6 होता है, सबकी नजर में एल्केन C2H6 होता है। क्या आप मान सकते हो कि दो C2H6 की जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट हो सकती है? मतलब ये भी C2H6, ये भी C2H6, इन दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती है, ऐसा आप मान सकते हो? ठीक है ना। इन दोनों की प्रॉपर्टी में जो डिफरेंस है, या किसी भी सिमिलर मोलिकुलर फार्मूला वाले स्पीसीज की प्रॉपर्टी में जो डिफरेंस है, चाहे वो स्ट्रक्चर की वजह से आया, चाहे वो पोजीशन की वजह से आया, इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है हमें। इस टॉपिक को बोलते हैं आइसोमर्स। क्या होता है आइसोमर? देखिए, आइसोमर्स होता है कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला, compound having same molecular formula but possess different physical, chemical and optical प्रॉपर्टीज। मतलब ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फार्मूला तो सेम है, पर वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट शो करेंगे। अब वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट कैसे शो करेंगे, वो मैं अब आपको क्लियर करता हूं। देखो, कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला बट पोजेस डिफरेंट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी आर नोन एज आइसोमर्स, एंड द फिनोमिना is known as isomerism। ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फार्मूला तो सेम होगा, पर उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफरेंट होंगी, ऐसे कंपाउंड्स को अपन आइसोमर्स कहेंगे, और इस फिनोमिना को हम आइसोमरिज्म कहेंगे। अब इसको मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करता हूं। देखो, क्वेश्चन यही उठता है, बच्चे बोलते हैं कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि अगर कंपाउंड का मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा तो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे डिफरेंट हो सकती हैं, है ना। तो वो डिफरेंस का कारण मैं आपको बताता हूं, अब क्लियर करूंगा मैं। देखिए, आइसोमर्स बेसिकली दो तरह का है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर और दूसरा स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या है, पहले इसको वैल्यूएट करते हैं और फिर इसको करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमर है कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफर इन देयर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फार्मूला तो सेम होगा, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो है वो डिफर होगा। सर वो कैसे डिफर होगा? वो डिफर होगा 6 तरह से। सबसे पहला चेन आइसोमर, दूसरा पोजीशन आइसोमर, तीसरा फंक्शनल आइसोमर, चौथा मेटामर, पांचवा टोटोमर और छठा रिंग चेन। देखिए, अब क्वेश्चन उठा कि जिस कंपाउंड का मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा, उसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट कैसे कैसे डिफरेंट हो सकता है। तो उसका जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है वो इन 6 तरह से डिफरेंट होगा, जो अब हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इसको कैसे एक्सप्लेन करना है मैं समझाता हूं। देखो,
देखो सबसे पहले मेरे पास है चेन आइसोमर। चेन आइसोमर क्या होता है? कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंस इन देयर कार्बन एटम चेन। कार्बन एटम चेन कैसे डिफरेंस आएगा मैं बताता हूं। जैसे देखो CH3 CH2 CH2 CH3 कितने कार्बन एटम है यहाँ? 4। कितने हाइड्रोजन एटम है यहाँ? 10। ठीक है, और इसका नाम क्या है? हमने IUPAC नेमिंग की थी, नॉर्मल ब्यूटेन। अब देखो इसका चेन आइसोमर कैसे होगा? CH3 CH CH3 CH3। अब यहाँ पे भी कितने कार्बन एटम है? 4। कितने हाइड्रोजन एटम है? 10। ठीक है, पर इसका नाम क्या है? 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका नाम क्या है? 2 मिथाइल प्रोपेन। अब देखो बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंस हो गया। क्यों? क्योंकि कार्बन एटम की चेन में फर्क पड़ गया। अब देखो, अब दूसरा क्वेश्चन कि सर इनकी प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होंगी, वो कैसे क्लियर करता हूं। देखो यहाँ पे एक ये प्राइमरी कार्बन एटम है और एक ये, यहाँ पे 1 2 3 प्राइमरी कार्बन एटम है, मतलब केमिकल रिएक्टिविटी में फर्क पड़ गया। दूसरा, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में कैसे फर्क पड़ा? हम सब जानते हैं कि नॉन मेटल्स का जैसे जैसे साइज कम होता है बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है, अब नॉर्मल ब्यूटेन और इसमें ब्रांचेस इंक्रीज हो गई। जैसे जैसे ब्रांचेस इंक्रीज होती हैं सरफेस एरिया डिक्रीज होता है, और सरफेस एरिया डिक्रीज होने से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो गया, मतलब इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पे फर्क पड़ गया। तो फिजिकल चेंज, प्राइमरी सेकेंडरी कार्बन एटम में फर्क पड़ गया, तो एक केमिकल चेंज। मतलब हम यही तो बात शुरू की थी ना कि आइसोमर्स क्या है जी? ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फार्मूला तो सेम होता है पर उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। कैसे डिफरेंट होती है जी? स्ट्रक्चर की वजह से। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहली टाइप क्या थी? चेन आइसोमर। चेन आइसोमर क्या है कि ऐसे कंपाउंड में जो चेंज आया वो कार्बन एटम की चेन की फॉर्मेशन की वजह से आया। ठीक है ना? कैसे हुआ? अब देखो ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लेना इधर वाले को, तब तक मैं इधर लिख लेता हूं दूसरी साइड। अब दूसरी टाइप थी पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर क्या है? बिल्कुल सेम डेफिनेशन लिखनी है ऐसे ही कि कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफर इन देयर मल्टीपल पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। अब ये मल्टीपल बॉन्ड कौन से होते हैं बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता देता हूं। मल्टीपल बॉन्ड होते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है ना? अब देखो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन से क्या फर्क पड़ेगा? मान लो एक कंपाउंड है CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। ठीक है ना? अब क्या हुआ? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। देखो इसका नाम क्या है? 1 ब्यूटीन, और इसका नाम क्या है? 2 ब्यूटीन। सिंपल सी बात है ना? नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 1 2 3 4। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 2 3 2 5 और 3 8। सेम इसमें भी है, फार्मूला तो यही चलेगा ना, CnH2n। सब कुछ सेम है, लेकिन इस डबल बॉन्ड की पोजीशन से इनके प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ गया। कैसे आया? देखो इसका एनवायरनमेंट देखो, एक तरफ प्राइमरी और एक तरफ सेकेंडरी, और इसका एनवायरनमेंट देखो दोनों तरफ सेकेंडरी। एनवायरनमेंट सिमिलर स्टेबिलिटी, एनवायरनमेंट डिसिमिलर अनस्टेबिलिटी, मतलब लेस स्टेबल। तो यानी कि डबल बॉन्ड की या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन से भी फर्क पड़ जाता है अगर उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये क्या था कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है पर फर्क किस वजह से पड़ रहा है? इनके मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होने से। अब थर्ड टाइप मैंने आपको बताई थी, वो थी फंक्शनल आइसोमर। कौन सी टाइप थी वो? फंक्शनल आइसोमर।
फंक्शनल आइसोमर भी बिल्कुल ऐसे ही है। देखो मैं ना एक साइड का बोर्ड रब करता हूं और एक साइड का छोड़ देता हूं आप, ताकि इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। अगला है फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर की डेफिनेशन कैसे स्टार्ट करूंगा मैं? कंपाउंड हैविंग सेम बट डिफरेंस इन देयर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना, जो डिफरेंस आया वो किस वजह से आया कि फंक्शनल ग्रुप पे डिफरेंट हो गया। अब सबसे बड़ी बात सोचने की कि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट कैसे हो सकता है। देखो मान लो ये एक इथेनॉल है CH3CH2OH, हम जानते हैं इथेनॉल है। कार्बन एटम कितने हैं? 2, हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 6 और ऑक्सीजन एटम 1। अब इसका आइसोमर कैसे लिखूंगा मैं? CH3OCH3, है ना कमाल की बात। कार्बन एटम कितने? 2, हाइड्रोजन कितने? 6, ऑक्सीजन कितना? 1। बेटा ये सिंपलेस्ट वे है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आइसोमरिज्म को समझने का। देखो अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। सबसे बड़ा डिफरेंस हमें सामने नजर आ रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, ये पोलर हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम और पोलैरिटी तो है ही नहीं। तो समझ रहे ना इस बात को कि फंक्शनल ग्रुप के चेंज होने से प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट हो गई, और जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम है। देखो सिर्फ इसी में नहीं है फंक्शनल ग्रुप, एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, CH3COOH। ठीक है, ये एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड को मैं ऐसे भी ले सकता था, देखो C++OHOCH3, ठीक है ना, ये एस्टर बन गया। कैसे? इसमें कार्बन एटम 2, इसमें ऑक्सीजन 2, इसमें 2, तो ये तो एसिडिक फॉर्म है और ये एस्टर फॉर्म है। अब यहाँ पे भी देख लो आप कि हाइड्रोजन 1 है, नहीं हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे भी 4 है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 है, 2 कार्बन है, यहाँ पे भी 2, मतलब ये भी एक फंक्शनल आइसोमर की टाइप है। मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, चाहे एक और एग्जांपल ले लो मेरे से, देखो वो एग्जांपल और बता देता हूँ मैं आपको। हमें फंक्शनल आइसोमर ढूंढने हैं डिफरेंट कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, जैसे CH3CH2CHO, इथेनल नाम है इसका, नहीं प्रोपेनल, क्या नाम है? प्रोपेनल, ठीक है। लेकिन CH3COOCH3 इसका नाम एसीटोन है। नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन सेम, प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो गई, ठीक है। ये कीटोन है, ये अल्डिहाइड है, ऐसे ही ये इथेनॉल है, ये ईथर है, ऐसे ही ये एक एसिड है और ये एस्टर है। इसकी एक और आइसोमरिक फॉर्म भी बन सकती है, बना के दिखाऊं एलाइलिक पोजीशन पे, मतलब डबल बॉन्ड पीछे लेकर आ जाऊंगा मैं, ठीक है ना। मतलब क्या है बच्चों कि आइसोमर्स, इतना तो अब आपको क्लियर होने लग गया होगा कि आइसोमर्स है क्या, कि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन उनके फिजिकल एस्पेक्ट, उनके केमिकल एस्पेक्ट कैसे चेंज हो जाते हैं। वो कैसे चेंज हो जाते हैं? या तो उनकी मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन में फर्क पड़ जाता है, ठीक है, या फिर उनके फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाते हैं, या फिर उनकी कार्बन एटम की पोजीशन चेंज हो जाती है, ठीक है। ये 3 तरह से आप पढ़ चुके हैं। अब इसकी 4th टाइप मैं आपको बताता हूं। 4th टाइप क्या है? वो है मेटामर। मेटामर क्या है? मेटामर है कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर in their number of carbon atoms around the functional group। इससे पहली आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया था, इसमें सिर्फ फंक्शनल ग्रुप तो वही रहेगा, लेकिन उसका एनवायरनमेंट चेंज होगा। कैसे? देखो मान लो CH3CH2O एक ईथर है और इसका नाम क्या है? डाई इथाइल ईथर, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि CH3CH2CH2O CH3 हो गया।
मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही रहा, बस एनवायरनमेंट चेंज होने से प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। सिमेट्रिकल ईथर है, अनसिमेट्रिकल ईथर है, ठीक है। तो मेटामरिज्म में और पोजीशन आइसोमर में एक छोटा सा फर्क है, वहां पे भी पोजीशन चेंज है, यहाँ पे भी पोजीशन चेंज है, वहां पे भी एनवायरनमेंट चेंज है, यहाँ पे भी एनवायरनमेंट चेंज है। लेकिन एक जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है कि मेटामर में फंक्शनल ग्रुप के अराउंड है और पोजीशन आइसोमर में मल्टीपल बॉन्ड के अराउंड है, ठीक है ना। पोजीशन आइसोमर में मल्टीपल बॉन्ड और मेटामर में फंक्शनल ग्रुप। चलो ठीक है, अब मैं आपको इसकी सबसे इंपॉर्टेंट टाइप करवाता हूं। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है टोटोमर। टोटोमर क्या होते हैं, मतलब कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला तो चल ही रहा है कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंस इज arises due to 1,3 shift या 1,3 migration, 1,3 shift of हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की 1,3 शिफ्ट की वजह से ऐसा हो रहा है। कैसे, मैं दिखाता हूं। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज एन एसीटोन, ठीक है। होगा क्या, ये हाइड्रोजन यहां और डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, टोटोमर बोलते हैं इसको। क्या हो जाएगा फिर, ये CH3 तो ऐसे ही रहेगा, ये C यहाँ पे हाइड्रोजन एटम आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये CH2 हो गया। इस चीज को बोलते हैं कीटोनिक फॉर्म, इस चीज को बोलते हैं इनोलिक फॉर्म। तो इसे कीटो इनोल फॉर्म भी बोलते हैं। बच्चों जब हमने पिनाकोलन रीअरेंजमेंट करना है या फिर हमने एल्डोल कंडेंसेशन करनी है या बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस करेंगे हम जहां पर टोटोमर आएगा, ठीक है। टोटोमर में क्या होगा, माइग्रेशन हो जाएगी हाइड्रोजन। देखो इससे ज्यादा स्टेबल है ये, कैसे, क्योंकि ये पोलर है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा हो गया, लेकिन रिएक्टिविटी इसकी कम है। रिएक्टिविटी इसकी कम होने का कारण क्या है, बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं और किसी को आने नहीं देंगे और यहाँ से ये रिएक्ट होने के चांस बढ़ गए, ठीक है ना। तो रिएक्टिविटी भी चेंज हो गई और फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई। इसके बाद मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है बच्चों टोटोमर, इसको आप बहुत अच्छे से करेंगे। इसके बाद जो है वो थी 6th टाइप, वो थी रिंग चेन आइसोमर। रिंग चेन आइसोमर क्या है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, रिंग की फॉर्म होगी और एक चेन की फॉर्म होगी, मतलब कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट आइसोमरिज्म अराइजेस due to structure either in ring form or in chain form, ठीक है। कैसे, ये देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 और ये क्या है CH2 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 CH2, ये है 2-ब्यूटीन और ये है साइक्लोब्यूटेन। 2-ब्यूटीन साइक्लोब्यूटेन, नंबर ऑफ कार्बन एटम देख लो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम देख लो, सब सेम है। देखो बच्चों मुझे पता है थोड़ा जल्दी में हुआ है लेकिन फिर भी समझाता हूँ। आइसोमर्स क्या है, आइसोमर्स वो है जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है पर उनके केमिकल और फिजिकल एस्पेक्ट डिफरेंट है। तो केमिकल और फिजिकल एस्पेक्ट डिफरेंट क्यों हुए, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट था वो चेंज हो गया। अब स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट कैसे चेंज हुआ, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट चेंज हो गया कि चेन ही डिफरेंट हो गई, डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट हो गई, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया, फंक्शनल ग्रुप का एनवायरनमेंट डिफरेंट हो गया, 1,3 माइग्रेशन की वजह से टोटोमर आ गया, रिंग और चेन की फॉर्म में आ गया। तो इनसे प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होती रहती हैं, ठीक है। तो ये था स्ट्रक्चरल आइसोमर। इसके बाद मैं आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर के बाद मैं आपको कराता हूँ स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर नो डाउट ऐसा जब आप +1 की बुक पढ़ोगे तो +1 की बुक में यहीं तक है, लेकिन आइसोमरिज्म तो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, तो हमें स्टीरियो आइसोमर की टाइप भी यहीं सीख लेनी चाहिए। मतलब जितना भी आइसोमरिज्म से रिलेटेड पूरी बुक में हमें कोई
क्वेश्चन उठ सकता है ना, वो हम यहीं पे क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। कैसे, ये दिखाता हूं मैं आपको। इससे अगली टाइप है स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर की एक टाइप है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है पर स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेशियल मतलब जो स्पेस में अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो जाएगा और डबल बॉन्ड के अराउंड होगा। मतलब देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या है, कंपाउंड हैविंग सेम molecular formula but difference in their spatial arrangement around double bond। डबल बॉन्ड के अराउंड स्पेशियल अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंस हो जाएगा। कैसे, मैं क्लियर करके दिखाता हूं। देखो ये एक CH3 है, ये C है, ये H है, डबल बॉन्ड आ गया, ये भी CH3 है और ये H है। अब देखो ये ब्यूटीन है, 2 ब्यूटीन है, ठीक है। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं CH3 CH डबल बॉन्ड H CH3, ठीक है। देखो ये भी 2 ब्यूटीन, ये भी 2 ब्यूटीन, ठीक। फर्क कहां पड़ा, इनके पोजीशन में। अब ये CH3 और ये CH3 सेम साइड पे है और H और H भी सेम साइड पे, पर यहां CH3 और CH3 अल्टरनेट साइड पे है और H और H अल्टरनेट साइड पे है। जब सेम साइड में थे इस फॉर्म को बोलते हैं सिस, और जब अल्टरनेट साइड पे थे इस फॉर्म को बोलते हैं ट्रांस। अब क्वेश्चन देखो, जो मैंने आपको बोला था कि मोलिकुलर फार्मूला यहाँ तो बिल्कुल ही सेम है, वहां तो चलो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो रहा था, पोजीशन चेंज हो रही थी, यहाँ तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ये भी तो देखो, ये लिखा है मैंने, मान लो C4H8 है सारा, ठीक है। ऐसे ही ये भी C4H8 है। अब C4H8 ही कैसे डिफरेंट हो गया, यहां ये क्लियर करना है। देखो सिस में सेम साइड, ट्रांस में डिफरेंट साइड, इससे क्या फर्क पड़ा, इससे क्या फर्क पड़ा मैं बताता हूं। जो सिस फॉर्म है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा इस फॉर्म से ज्यादा होता है, और जो ट्रांसफॉर्म है इसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा इस फॉर्म से ज्यादा होता है। अब बच्चों का ना ये सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग टर्म है कि सर जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट भी उसका ज्यादा होना चाहिए, पर आप बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा बता रहे हो, मेल्टिंग पॉइंट इसका, है ना। देखो आज मैं यहाँ पे एक नई चीज आपको और क्लियर कर देता हूँ, जो शायद आपकी बुक इतनी जल्दी क्लियर नहीं करेगी, कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो इंटरस्टिशियल फिटिंग पे डिपेंड करता है। जैसे ये देखो, ये मेरे 2 हाथ है, मैंने इनको ऐसे बांध लिया, इनको मैं ऐसे भी जोड़ सकता हूँ और इनको मैं ऐसे भी जोड़ सकता हूँ। जब मैं इनको ऐसे जोड़ूंगा इंटरस्टिशियल फिटिंग स्ट्रॉन्ग हो रही है, और जब ऐसे जोड़ूंगा इंटरस्टिशियल फिटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही। मेरे को ऐसे कोई भी कर सकता है, पर जब ऐसे तो उसे थोड़ा ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंटरस्टिशियल फिटिंग सेट है, इंटरस्टिशियल फिटिंग ज्यादा होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, और जो बॉइलिंग पॉइंट है उसे इंटरस्टिशियल फिटिंग से कोई लेना देना नहीं होता, उसका लेना देना सारा किस चीज से है, पोलैरिटी से, डाइपोल मोमेंट से। अब इसकी डाइपोल मोमेंट आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देगी और इसकी डाइपोल मोमेंट आपस में एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगी। तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया। एक ही चीज बॉइलिंग पॉइंट कहीं पे डिफरेंस दिखा रही है, कहीं पे कुछ दिखा रही है। वो किस वजह से दिखा रही थी साइंस में, मतलब साइंटिस्ट के सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि यार ब्यूटीन ही था, 2 ब्यूटीन ही था, फिर भी बॉइलिंग पॉइंट में फर्क आ रहा है, यहाँ पे अलग आ रहा है, यहाँ पे अलग आ रहा है, यार यहाँ मेल्टिंग पॉइंट अलग आ गया। उसका कारण क्या था, फिर हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर की नॉलेज हुई, वहां से क्लियर हुआ कि जब सिस फॉर्म बन जाती है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और जब ट्रांसफॉर्म बन जाती है तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ये है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड होती है, डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन होने से जो फॉर्मेशन है वो सिस और ट्रांस में बदल जाती है, और सिस और ट्रांस में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में फर्क पड़ जाता है, ठीक है। इसके बाद है ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है, देखो कुछ सब्सटेंस मैं बता देता हूं आपको, ठीक है ना, रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, मतलब सम सब्सटेंसेस रोटेट्स द प्लेन ऑफ polarized light।
some substances rotates the plane of polarized light are known as optical active substance, ठीक है, and the phenomena is known as optical activity। देखो मान लो ये एक सब्सटेंस पड़ा है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक बीम ऑफ लाइट आया और इससे आर पार निकल गया, हम कहते हैं ये ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस था। फिर एक बीम ऑफ लाइट आया और अंदर ही रह गया, बाहर गया ही नहीं, हम कहते हैं ये एक ब्लैक बॉडी थी। एक बीम ऑफ लाइट आया, उसी डायरेक्शन में वापस चला गया, ठीक है, हम कहते हैं रिफ्लेक्शन हो गई, ठीक है ना। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं कि प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट आई, इसे देखा और मुड़ गया किसी एक डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। ये लाइट को दो डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। मान लो एक लेफ्ट हैंड साइड रोटेट कर दिया और दूसरा राइट हैंड साइड। जब ये लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करेंगे इनका नाम हो जाएगा लीवो रोटेटरी, और जब ये राइट हैंड साइड रोटेट करेंगे तो इनका नाम हो जाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी। देखो यहां पर सिर्फ मैं आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी समझा रहा हूं, इससे फर्क क्या पड़ते हैं, बहुत ज्यादा फर्क पड़ते हैं अल्फा डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज में, ठीक है। लेकिन यहाँ हमारा वो टॉपिक नहीं है, हमारा यहाँ पे सिर्फ इतना समझना है कि ऑप्टिकल आइसोमर क्या है, जी ऐसे सब्सटेंस जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को किसी एक डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं, और जिस किसी डायरेक्शन में वो रोटेट करते हैं, अगर उन्होंने लेफ्ट साइड में रोटेट करा तो लीवो रोटेटरी, राइट साइड में रोटेट करा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। हाँ फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन इसको और कर देता हूँ, जो तुम्हारे मन में थोड़े से क्वेश्चन बन रहे हैं, इस एक्सप्लेनेशन से शायद वो क्लियर हो जाए। वो क्या है, इस सब्सटेंस का ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस होने के लिए कुछ क्वालिटी होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहली क्वालिटी, वो कंपाउंड जो भी है वो कायरल होना चाहिए। अब ये कायरल क्या होता है, एक ऐसा कार्बन एटम जिसको चारों ग्रुप जो है वो डिफरेंट जुड़े होंगे, एक ऐसा कार्बन एटम जिसको चारों ग्रुप डिफरेंट जुड़े होंगे और इसकी मिरर इमेज जो है वो सुपर इम्पॉसिबल नहीं होगी। मतलब देखो हमारे हाथों में ऑप्टिकल एक्टिविटी है, ये देखो अगर इसकी मिरर इमेज इधर मैं बनाऊंगा तो वो ऐसी बन जाएगी, आए नहीं ना, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर सेट नहीं आएगा, ठीक है। इसी वजह से हम इस ऑप्टिकल एक्टिविटी की वजह से हम किसी चीज को जोर से पकड़ सकते हैं, रिजिड हो सकते हैं, ठीक है। तो जब मिरर इमेज सुपर इम्पॉसिबल नहीं होगी, पहली बात। दूसरी, कंपाउंड कायरल होगा, तब ऑप्टिकल एक्टिविटी अराइज होगी, अन्यथा ऑप्टिकल एक्टिविटी अराइज नहीं होगी। तो अब जो मैंने आपको नई टाइप करानी है ना आइसोमर्स की, उसके लिए सच में एक न्यूमैन है और एक साहॉर्स है, इनको सैल्यूट है। मतलब देखो जब तो बात डबल बॉन्ड की आई, हमने सोचा रोटेशन हो गई, सिस ट्रांस बन गए, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, फंक्शनल आइसोमर बन गया, ठीक है, कायरलिटी आ गई, ऑप्टिकल एक्टिविटी आ गई। लेकिन क्या आप ऐसा सोच सकते हो कि एक C2H6 दूसरे C2H6 से भी डिफरेंट हो सकता है? दोनों ही इथेन है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ साहॉर्स ने और न्यूमैन ने हमें कैसे प्रोजेक्शन दी। साहॉर्स ने और न्यूमैन ने हमें बताया कि ये बात हम सब जानते हैं कि एक्सियल ओवरलैप होता है सिग्मा बोर्ड में। एक्सियल ओवरलैप में क्या होता है कि ऐसे रोटेशन पॉसिबल है, ठीक है ना। तो रोटेशन पॉसिबल हुई, ये कैसे क्लियर हुआ, मतलब एक इथेन लिया जी, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अलग आ गया, दूसरे इथेन का भी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अलग हो गया, मतलब कमाल ही हो गया। तो इस चीज के लिए साहॉर्स ने बताया कि इसका सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो रहा है। कैसे, जैसे ये C, ये H, ऐसे ही ये C है, ये H, ये H, ये H। ये साहॉर्स ने मुझे स्ट्रक्चर दी इथेन की। अब उसने क्या कहा कि एक तो सेम है, जो दूसरा कार्बन एटम है इस पे रोटेशन होगी, एक हाइड्रोजन यहाँ पहुंच गया, एक यहाँ और एक यहाँ। अब देखो इस केस में हाइड्रोजन नजदीक है और इस केस में हाइड्रोजन दूर है, ये तो बनाई साहॉर्स ने, ठीक है। अब मैं आपको न्यूमैन के अकॉर्डिंग बना के दिखाता हूँ। न्यूमैन ने कैसे बनाई, उसने एक कार्बन एटम टिप लिया और इस कार्बन एटम को गोल बना दिया। इसने यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा दिए और यहाँ पे भी इसके 3 हाइड्रोजन लगा दिए, एक इथेन बना दिया उसने। और इससे दूसरी स्ट्रक्चर में ये वाले हाइड्रोजन तो सेम रखे, ठीक है, और इस वाला कार्बन, ये देखो ये बड़े वाला कार्बन है, जैसे हम पेंसिल को देखते हैं ऐसे करके, अगला कार्बन बड़ा और पिछला कार्बन छोटा, ये वैसे है, ठीक है। एक हाइड्रोजन रोटेट होके यहाँ आ गया,
ठीक है, दूसरा यहाँ आ गया और तीसरा यहाँ। अब यहाँ नजदीक है और यहाँ दूर, ये वाला क्लियरिटी यहाँ नहीं इतनी हो रही जितनी यहाँ हुई। जब हाइड्रोजन एटम मैक्सिमम डिस्टेंस में, इस फॉर्म को बोलेंगे स्टैगर्ड, और जब हाइड्रोजन एटम मिनिमम डिस्टेंस में, इसको बोलेंगे एक्लिप्स्ड। स्टैगर्ड फॉर्म में हाइड्रोजन दूर, रिपल्शन कम, एक्लिप्स्ड फॉर्म में हाइड्रोजन नजदीक, रिपल्शन ज्यादा। तो रिपल्शन कम, स्टेबिलिटी ज्यादा, रिपल्शन ज्यादा, स्टेबिलिटी कम, ठीक है ना। रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड से ऐसा पॉसिबल होगा। एक इसके बाद आपके सिलेबस में जो है वो ब्यूटेन का है और हेक्सेन का है। मैं हेक्सेन का भी आपको यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है। और ब्यूटेन का आप खुद करोगे, और अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे व्हाट्सएप करोगे, ठीक है, या मेरे को इनबॉक्स कर देना, तो मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। हेक्सेन का बना के दिखाता हूं मैं। हेक्सेन में कितने कार्बन है? 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6। इस फॉर्म को बोलते हैं बोट फॉर्म, इस फॉर्म को बोलते हैं चेयर फॉर्म। बोट मतलब किश्ती की तरह, चेयर मतलब कुर्सी की तरह, ठीक है। इस पे भी हाइड्रोजन एटम देखो, ऐसे ऐसे ऐसे, इस पे भी हाइड्रोजन एटम ऐसे। देखो जो डिफरेंस है इन 4 कार्बन एटम से और इन 4 कार्बन एटम से तो नहीं निकल सकता, क्योंकि दोनों की पोजीशन ऑलमोस्ट सेम है। पर यहां पर देखो हाइड्रोजन नजदीक है और यहां पर हाइड्रोजन दूर है। चेयर फॉर्म स्टैगर्ड फॉर्म है और बोट फॉर्म एक्लिप्स्ड फॉर्म है, ठीक है। वही बात कि हाइड्रोजन नजदीक, रिपल्शन ज्यादा, हाइड्रोजन दूर, रिपल्शन कम, रिपल्शन कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे ब्यूटेन का भी तुम्हें थोड़ा सा बता देना चाहिए कि ये समझ आ गया ना, रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड कैसे होती है, ब्यूटेन में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। न्यूमैन के अकॉर्डिंग बता देता हूं मैं। न्यूमैन ने हमें ब्यूटेन की स्ट्रक्चर, देखो बेटा पेपर में हर हाल में क्वेश्चन आता है, ठीक है। न्यूमैन का कैसे, ये देखो, मान लो ये वही वाला कार्बन है, ये है ना CH3 CH2 CH2 CH3, एक ब्यूटेन है, ठीक है। इसकी कैसे स्ट्रक्चर बनेगी? CH3H मतलब CH3 CH2 हो गया, और फिर यहाँ पे ये गोला आ गया, ठीक है, CH3H और H, ये नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है, ब्यूटेन है। अब इसकी फॉर्मेशन में कैसे तुम्हें समझाता हूं, ये समझो। देखो होगा क्या, यहां से चला लेते हैं। इस फॉर्म को एंटी फॉर्म बोलते हैं। कौन सी फॉर्म? एंटी, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट। मैक्सिमम डिस्टेंस, सबसे ज्यादा स्टेबल, ये स्टैगर्ड फॉर्म है। अब किसी एक कार्बन एटम को सेम रखकर, मतलब मैंने इसको सेम रख लिया और इनको रोटेट करना स्टार्ट कर दिया 60 डिग्री से, ठीक है, ऐसे और ऐसे, तो ये यहां पे पहुंच गया, ये यहां आ गया और ये यहां आ गया, थोड़ा नजदीक चल पड़ा है, ठीक है। इस फॉर्म के बाद इसको फिर दोबारा रोटेट करेंगे ऐसे ही, वो तो ये वाले तो सेम ही रखने हैं। अब ये रोटेट होकर यहां पहुंच जाएगा और ये H यहां आ जाएगा और दूसरा H यहां आ जाएगा, फिर दोबारा से रोटेट करना है, ये सेम रखने हैं, ये रोटेट हो गया, CH3 यहां आ गया, ये H यहां और ये H यहां। अब ये वाली फॉर्म में सबसे ज्यादा नजदीक है, इस फॉर्म को बोलना है एक्लिप्स्ड और इस फॉर्म को बोलना है एंटी। ऐसे ही आप इसे 60 डिग्री से घुमाओगे, 60 डिग्री से घुमाते रहोगे, पार्शियली एक्लिप्स्ड, गोचे, फिर पार्शियली एक्लिप्स्ड, फिर गोचे, फिर फुली एक्लिप्स्ड। ये वाली फॉर्म फुली एक्लिप्स्ड है, ये वाली फॉर्म पार्शियली एक्लिप्स्ड है और ये वाली फॉर्म गोचे है। गोचे, पार्शियली एक्लिप्स्ड,
फुल इक्लिप्स्ड और एंटी, 4 तरह की फॉर्म बननी है इसमें, ठीक है। और स्ट्रक्चर टोटल 6 बनेंगे, मैंने आपको यहाँ सिर्फ 4 बना के दिखाए। देखो बच्चों, टॉपिक था आइसोमर्स का, और रिक्वायरमेंट क्या थी कि जितने भी ऑर्गेनिक के चैप्टर हमको पढ़ने हैं ना, उन सब में एक टॉपिक मिला करेगा हमें आइसोमरिज्म, कि क्या ये कंपाउंड आइसोमरिक फिनोमिना शो करते हैं या नहीं करते हैं। तो सिर्फ उतना सा पढ़ना जरूरी नहीं है, पहले हमें आइसोमर पूरा क्लियर होना चाहिए कि आइसोमर होते क्या हैं, ठीक है ना। उस आइसोमर को समझने के लिए मैंने आज ये टॉपिक किया सिर्फ आइसोमर का, ठीक। +1 क्लास में तो पूरा टॉपिक ही है, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन, और +2 में हर एक चैप्टर की रिक्वायरमेंट है। तो बच्चों +1 और +2 वालों को तो ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से सीखना ही सीखना है कि आइसोमर्स होते क्या हैं, क्या फर्क पड़ रहा था आइसोमर से, सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज होती हैं। अब देखो, कहने को तो ब्यूटेन है, ब्यूटेन ही है, लेकिन इतनी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई सिर्फ सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होने की वजह से, ठीक है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ठीक है। आपको कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन हो, मेरा नंबर आपको पता ही है, मोबाइल पे लिखा होता है, या मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, 8295448888, ठीक है। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो पर्सनली, और इनबॉक्स भी कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं सबका रिप्लाई जरूर देता हूँ, ठीक है। थैंक यू बच्चों।